रात के तकरीबन 9 बजे हुए थे। गांव में हर कोई सो गया था और रास्ते पूरी तरह से सुनसान हो गए थे। उसी सुनसान रास्ते पर एक आदमी चलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था और उसके जो पैर थे वो लड़खड़ा रहे थे और उसके मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। वो चलते चलते लड़खड़ाते गिरते पड़ते गांव से बाहर मौजूद एक शराब की भट्टी पर पहुंचा, जहां पर पहले से ही बहुत सारे शराबी शराब पी रहे थे और शराब खरीदकर अपने घर की ओर जा रहे थे। वो शराबी भी उसी लाइन में लग गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका नंबर आया और जब उसका नंबर आया तब उसने कहा, ओए मेरे को मेरी वाली दे, जल्दी, टाइम नहीं है। उसके बाद वो जो आदमी था जो शराब की भट्टी चला रहा था, उसने एक कच्ची शराब की बोतल जो थी वो उस शराबी को पकड़ा दी और उस शराबी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकालकर उसे दे दिया और वो शराब लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहा था और तभी एक बाइक वाला जो था वो वहाँ से काफ़ी स्पीड में गुजर रहा था और बीच रास्ते में वो शराबी आने ही वाला था। अचानक से ही उसके जो कदम थे वो और ज़्यादा लड़खड़ा गए और वो साइड में जाकर गिर गया और वो बाइक वाला बहुत ही मुश्किल से वहाँ से सेफली निकल पाया। गिरने की वजह से वो जो शराबी था उसके हाथ पैर में चोट आ गई थी और वो जो शराब की बोतल थी वो भी टूट गई थी। उसके बाद उसकी जो आंखें थी वो धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो पूरा नशे में था, उसे खुद ही होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और किस हालत में है। उसके बाद उस शराबी को अपने पास कोई आता हुआ नजर आया और उसने दूर से चलते हुए अपने पास किसी को आते हुए देखा और जब वो उस इंसान को आते हुए देख रहा था तभी उसकी आंखें जो थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद उसे आवाज सुनाई दी, उठो उठो उठो, अरे उठो ना, उठो। उस शराबी ने धीरे धीरे आंखें खोली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। उस शराबी की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर पर मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ नशे में धुत पड़े हुए हो। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी है, साथ में मेरी भी कर रहे हो। चलो अब घर। उसके बाद उस शराबी की पत्नी उसे सहारा देने लगी और वहां से लेकर जाने लगी और जैसे तैसे वो अपने पति यानी कि उस शराबी को घर लेकर आई और उसे चारपाई पर लेटा दिया। वो अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हुई, क्योंकि आखिर कौन सी ही औरत चाहेगी कि उसका पति इतने ज्यादा शराब पिए और शराब पी पी के खुद को बर्बाद कर ले। उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उसके बाद घर की साफ सफाई और खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर बाद वो जो शराबी था उसे फिर से होश आने लगा और उसकी आंखें खुलने लगी। जब उसकी आंखें खुली तब वो उठकर बैठ गया और उसने बैठकर पूछा, मेरी बोतल कहाँ है? हाँ, मेरी बोतल कहाँ है? मेरी बोतल, मैंने बोतल खरीदी थी, मेरी बोतल कहाँ है? मेरी बोतल ला, मेरी बोतल ला। और उसके बाद उस शराबी की पत्नी ने कहा, बोतल? कैसी बोतल? मुझे तो कोई बोतल नहीं मिली। उसके बाद उस शराबी ने कहा, बोतल नहीं मिली? क्या तेरे कहने का मतलब है? मैं शराब खरीद कर ही तो आ रहा था, मुझे ज़्यादा होश नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि तू मुझे लेने आई थी, तो तुझे ही पता होगा मेरी शराब की बोतल कहाँ है, तो मेरी शराब की बोतल मुझे ला कर दे। उसके बाद वो जो शराबी की पत्नी थी उसने कहा, देखो मुझे कोई बोतल नहीं मिली, तुम मुझे वो जो भट्टे वाला रास्ता है वहाँ पर पड़े हुए मिले थे और वहाँ से मैं तुम्हें उठा कर ले आई। और कौन सी बोतल, कैसी बोतल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
2-3 बार उस शराबी ने पूछा, लेकिन जब उसकी पत्नी को पता ही नहीं था बोतल के बारे में तो वो क्या ही जवाब देती। तो उस शराबी ने गुस्से में कहा, मुझे पता है तेरे नाटक, मुझे सब पता है। तूने बोतल छुपा दी है ना? या फिर तू जानबूझ के वहीं बोतल छोड़कर आ गई है ताकि मैं और शराब ना पी सकूं, है ना? मैं समझ चुका हूं, मुझे पागल मत बना, समझी? मुझे मेरी बोतल ला कर दे। उसके बाद वो जो शराबी की पत्नी थी उसने कहा, मैं किसकी कसम खाऊं? तुम कैसे मुझ पर यकीन करोगे कि मुझे किसी बोतल के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे बस तुम वहां पर पड़े मिले और मैं तुम्हें यहाँ उठा कर ले आई। मुझे शराब की बोतल के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद वो जो शराबी था वो नशे की तलब में और ज्यादा बौरा गया और उसने गाली देते हुए कहा, सुन मेरी बात, मैं तेरे बाप की शराब नहीं पीता, अपनी कमाई की शराब पीता हूं, समझी? मैं कमाता हूं और पीता हूं। मुझे शराब की बोतल मेरी ला कर दे। मैंने मेहनत करके पैसे कमाकर उसे खरीदा था, हराम की नहीं आई थी। मुझे ला कर दे, समझी? मुझे नहीं पता। उसके बाद वो जो शराबी की पत्नी थी उसने कहा, देखो अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई बोतल नहीं मिली है और ना मैं जानती हूँ किसी बोतल के बारे में। बस तुम मुझे मिले और मैं तुम्हें ले आई। बस अब मुझे घर का काम करने दो। उसके बाद उस शराबी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं समझ गया। उसके बाद वो शराबी लड़खड़ाता हुआ उठा और अपनी बीवी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी बीवी के बालों को पकड़ा और बार बार उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया और उसकी बीवी सिर्फ और सिर्फ चिल्लाती और रोती रह गई। शराब की तलब में वो इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो अपनी बीवी के कहाँ मार रहा है। वो बस पागलों की तरह अपनी बीवी को पीटता रहा और पीट पीट कर उसने अपनी बीवी के मुंह से खून तक निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो राक्षस रुका नहीं। उसके बाद उसकी जो बीवी थी उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए और बार बार यही बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता तुम्हारी शराब की बोतल कहाँ पर है। और वो जो शराबी था वो नशे में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो अपनी बीवी की एक सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और उसके बाद उसने कुछ ऐसा भयानक किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस हरामखोर राक्षस ने अपनी बीवी के सर पर एक सिलबट्टे को उठाकर जोरदार वार किया और उसकी जो बीवी का सर था वो फट गया और उसके अंदर से दिमाग जो था वो बाहर आ गया और उसकी बीवी बस जोर से चिल्लाई और उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूद जितने भी घर थे सब ने उसकी चीखने की जो आवाज़ थी वो सुनी, लेकिन उन सभी को ऐसा ही लगा कि जैसे रोज़ उनके घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट होती है वैसे ही आज भी हो रही है। इसलिए सब ने इन सभी दर्द भरी चीखों को अनसुना कर दिया और उन सभी जाहिलों की वजह से वो जो मासूम थी वो मारी गई। उसके बाद वो जो शराबी पति था उसे थोड़ा थोड़ा जब होश आया तब उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन उस हैवान राक्षस को अभी भी अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र इस बात की थी कि पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल में बीतेगी। इसलिए उसने एक बहुत ही बड़ा बोरा लिया और उस बोरे में अपनी बीवी की जो लाश थी उसे बांध दिया और अपनी साइकिल उठाकर वो वहाँ से चल दिया। उसके बाद गांव से दूर मौजूद एक जंगल में जाकर उसने उस बोरे को खोला और अपनी बीवी की जो डेड बॉडी थी उसे जला दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था। और वो अपनी बीवी की डेड बॉडी को जलते हुए देख रहा था और जलने से पहले उसने अपनी बीवी के जितने भी गहने थे सबको निकाल लिया था और उसके दिमाग में यही था कि वो डेड बॉडी के जलने के बाद में उन सभी गहनों को बेचकर उसकी भी शराब पी लेगा। डेड बॉडी के जलने के बाद में वो जो शराबी था वो गहनों को लेकर फिर से शराब की भट्टी पर पहुंचा और उसने एक छोटा सा जो कान का जेवर था उसे देते हुए कहा, ये ले, इसे रख और इसमें जितनी शराब आएगी सब मुझे दे दे, समझा? उसके बाद
वो जो शराब की भट्टी को चलाने वाला था उसने कई सारी शराब की बोतलें निकाल कर उसे दे दिया। और वो जो शराबी था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने शराब पीते पीते घर जाने का फैसला किया और वो शराब पीते पीते अपने घर पहुंचा। वो घर पहुंचते पहुंचते कई बार साइकिल से भी गिरा, जिसके कारण 2-3 बोतलें उसकी सड़क पर ही टूट गई। लेकिन फिर भी उसके पास कई सारी बोतलें बची थी और वो उन सभी बोतलों को लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके बाद वो जो शराबी था वो बस शराब पी रहा था और तभी अचानक से उसका जो नशा था वो पूरी तरह से उतर गया। उसे एक बात की चिंता सताने लगी कि वो जो डेड बॉडी है अगर ठीक से नहीं जली होगी तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। और जब उसे ये बात सताने लगी तब उससे रहा नहीं गया। वो अपने हाथ में एक शराब की बोतल लेकर फिर से साइकिल पर सवार होकर जंगल के लिए रवाना हो गया और वहीं पर पहुंचा जहां पर उसने अपनी बीवी की जो बॉडी थी उसे जला दिया। जब वो शराबी वहां पर पहुंचा तब उसने वहां पर देखा कि उसकी बीवी की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से जलकर कोयला हो गई थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कोई डेड बॉडी पहले थी। उसके बाद उस शराबी ने अपने पैरों से वो जो राख थी उसे इधर उधर हटाना शुरू कर दिया और वो ये काम कर ही रहा था तभी अचानक से उसे वहां पर एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सी खुशबू आनी महसूस हुई। जब वो शराबी अपनी बीवी की जो बॉडी थी उसके जलने के बाद जो बची खुची राख थी उसे अपने पैरों से इधर उधर हटा रहा था ताकि बचे खुचे जो सुराग है वो भी मिट जाएं, तभी अचानक से ही उसे वहां पर एक बहुत ही अच्छी खुशबू महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे एक बहुत ही ठंडी हवा उसे छू कर गई हो और वो अचानक से ही मदहोश सा हो गया। उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन वहां जो पेड़ पौधे थे उनके पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और वो जो शराबी था वो क्या कर रहा था वो खुद ही भूल गया और वो बस आसपास देखने लगा। और तभी उसे वहां पर पायलों की जो आवाज़ थी वो सुनाई देने लगी और जैसे ही उसने पायलों की आवाज़ को सुना तो उसके कान एकदम खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई वहां पर आ रहा है और उसके बाद उसने फटाफट वो जो राख थी उसे पैरों से इधर उधर किया और एक बहुत ही बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया ताकि वो जो कोई भी है वो उसे देख ना पाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में भी वहाँ पर कोई नहीं आया। उसके बाद उस शराबी को वो जो सुगंध थी जो उसे महसूस हुई थी, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले फील करी थी, उस सुगंध से कुछ अट्रैक्शन सा हो गया था और वो बस पता लगाना चाहता था कि वो सुगंध थी किसकी। और यही बात पता लगाने के लिए वो उस जंगल के और अंदर चला गया। और जब वो जंगल के काफ़ी अंदर गया तो उसे वापस वही खुशबू जो थी वो फिर से आने लगी और वो उस खुशबू का पीछा करते हुए आगे आगे बढ़ने लगा और उसे फिर से पायलों की जो आवाज़ थी वो सुनाई देने लगी। उसके बाद वो जो शराबी था वो शराब के नशे से निकलकर अब जिस्म के नशे की तरफ बढ़ रहा था। उसे उस खुशबू से एक अलग सी ही सेटिस्फैक्शन मिल रही थी और वो उस खुशबू का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुसता गया तो उसने वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जिसकी उम्र 25 से 26 साल होगी वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और उस लड़की को इतनी रात को जंगल में देखकर वो शराबी हैरान था और उसके बाद उसके मन में बहुत ही गलत गलत ख्याल जो थे वो उस लड़की को लेकर आने लगे और उसके जो कदम थे वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो जो लड़की थी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसका चेहरा एकदम चांद की तरह चमक रहा था और उसने जैसे ही उस शराबी को देखा तो उसने एक प्यारी सी स्माइल पास करी और वो हंसती हुई वहाँ से जंगल के और अंदर भाग गई। और ये देखकर वो जो शराबी था वो इसे इशारा समझ बैठा और हंसता हुआ उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगा।
वो लड़की पायलों की छन छन करते हुए जंगल के अंदर भागती जा रही थी और वो पागल शराबी उसका पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर घुसता चला जा रहा था। उस शराबी ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको तो सही, रुको रुको, मैं थक गया हूं, रुको रुको रुको। और उसके बाद वो जो लड़की थी जो भागते हुए जा रही थी, उसने मुस्कुराते हुए फिर पीछे देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। और उसके बाद वो जो थकावट थी वो और ज़्यादा कम हो गई उस शराबी की, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पीछे भागता रहा। भागते भागते वो लड़की उसे जंगल के बीचों बीच लेकर आ गई, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था, और वो उसी मैदान के बीचों बीच जाकर बैठ गई। और उसके बाद वो जो शराबी था वो भी भागते भागते जैसे तैसे हांफता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा और उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? और उसके बाद वो जो लड़की थी उसने प्यार से मुस्कुराते हुए उस शराबी के गाल पर हाथ रखा और उसके दूसरे गाल पर चूमते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिली? और ये बोलते ही वो जो लड़की थी वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो जो शराबी था वो अब शराब के नशे में नहीं बल्कि जिस्म के नशे में पागल हो गया था। और उसके बाद उस शराबी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो लड़की थी उसने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे पास पूरी हूँ, तो इस समय का इस्तेमाल करो, वरना ये समय वापस नहीं आएगा। उसके बाद वो शराबी समझ गया कि अब उसे ग्रीन झंडी मिल चुकी है और अब वो अपने मन की सारी चीज़ें कर सकता है। वो लड़की उस शराबी के कपड़े उतारने लगी और एक एक करके उसने उस शराबी के सारे कपड़े उतार दिए और उस शराबी से कहा, अब तुम लेट जाओ। उसके बाद जैसे ही वो शराबी लेटा तब उसकी जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बस आसमान में खुशी के मारे झूमना चाहता था। और वो जो लड़की थी वो खड़ी हो गई और उसके बाद वो जो शराबी था वो बस उस लड़की के पास आने का इंतज़ार कर रहा था और यही सोच रहा था कि बस जल्द से जल्द उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और वो लड़की उसके पास आई भी, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की ने उस शराबी की टांगों के बीच में उसका जो प्राइवेट पार्ट था उस पर एक जोरदार लात मारी, जिसके कारण वो शराबी वहीं पर चीख पड़ा और तड़पता हुआ वो बस उठकर खड़ा ही वो होने वाला था, उससे पहले ही वो जो लड़की थी उसके नाखून जो थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए और उसने उन्हीं लंबे लंबे नाखूनों से उस शराबी की छाती पर कई वार किए और उस शराबी की पूरी छाती को छील दिया और वो शराबी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसके बाद उस लड़की ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस शराबी के पैरों पर भी कई वार किए और इतने गहरे गहरे ज़ख्म बना दिए जिनके कारण वो चलने लायक ही नहीं बचा। और वो जो लड़की थी उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो जो शराबी था वो दर्द से सिर्फ और सिर्फ चीखता और चिल्लाता ही रह गया। उसके बाद वो लड़की उस शराबी के पैर के पास आई और उसने उस शराबी के पैर को अपनी गोद में रखा और उसने फिर उसके बाद कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वो शराबी का जो दर्द था वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। उसने उस शराबी के ज़ख्म से जो खून बह रहा था उसे चूसना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने खून को चूसना शुरू किया तो उस शराबी को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि उसके चिल्लाने से ही उसकी जो वोकल कॉर्ड थी वो फट गई और उस शराबी के मुंह से खून निकलने लगा। चाहकर भी वो शराबी अपने आप को उस लड़की से दूर नहीं कर पा रहा था, ना ही भागने की कोशिश कर पा रहा था।
उसके बाद उस शराबी ने अपने आप को कई बार बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो लड़की थी वो उस शराबी का सारा खून चूस ले रही थी। धीरे धीरे उस शराबी का जो पूरा शरीर था वो सफ़ेद सा पड़ गया और आधा खून चूसने के बाद उस लड़की ने उस शराबी को छोड़ दिया। उसके बाद वो जो लड़की थी वो वहाँ पर कुछ मंत्रों का जाप करने लगी और उसने कुछ वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग लगाई और वो वहाँ पर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए कुछ हवन जैसा करने लगी। और वो बस मंत्रों का जाप कर रही थी अपनी आंखें बंद करके, और उस हवन कुंड में कुछ ना कुछ आहुति दिए जा रही थी। और ये सब उस शराबी के सामने ही हो रहा था। ये जो उस लड़की का जो कुछ भी था तंत्र मंत्र, वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा और वो जो शराबी था वो बस दर्द से तड़पता उस ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो उठकर खड़ी हुई और उस शराबी के पास गई। उसके बाद उसने अपने पास से एक धारदार चाकू निकाला और उस शराबी के पैर की पांचों की पांचों उंगलियां काट कर अलग कर दी और उन सभी पांचों उंगलियों को उठाकर उसने आहुति में डाल दिया। उसके बाद उसके शरीर से जो बचा खुचा खून था वो उस पैर वाले रास्ते से बाहर पिचकारी की तरह निकलने लगा और वो शराबी सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। इतनी ज़्यादा तड़पना, इतना ज़्यादा दर्द उसे कभी सहना पड़ेगा उसने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। उसके बाद उस लड़की ने जब उस शराबी की पांचों पैर की उंगलियां हवन कुंड में आहुति के रूप में डाल दी, तब उसने फिर से काफ़ी देर तक मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद वो फिर से उठकर खड़ी हुई और उसने ऐसा दूसरे पैर के साथ भी किया। उसने उस शराबी के दूसरे पैर की पांचों उंगलियों को भी उस चाकू से काट कर अलग कर दिया और उसे भी आहुति में डाल दिया। और उसके बाद ऐसा उसने पूरी रात किया। वो धीरे धीरे उस शराबी के शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें आहुति के रूप में उस हवन में डाल रही थी। और ऐसे करते करते वो जो शराबी था उसकी जान निकल गई और उसके पूरे शरीर के टुकड़े कर करके उस लड़की ने हवन कुंड में आहुति के रूप में डाल दिया, जिसके कारण उसकी जो शक्ति थी वो कई गुना और बढ़ गई और वो हंसते हुए उस जंगल में वापस चली गई और इंतज़ार करने लगी अपने अगले शिकार का। कहते हैं कि आज भी वो उस जंगल में किसी पापी आत्मा का इंतज़ार कर रही है ताकि वो उसके साथ वही कर सके जो उसने उस शराबी के साथ किया था। तो क्या आप मुझे बताइए कि आप उस लड़की के पास जाना चाहेंगे उस जंगल में या फिर नहीं? रात के लगभग 12 बज चुके थे। ठंड का मौसम था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और उसी ठंड के मौसम में उसी रात में जंगल के बीचों बीच बनी हुई रोड पर एक बाइक जो थी वो काफी तेजी से आगे एक गांव की तरफ बढ़ रही थी। और उस बाइक पर दो दोस्त बैठे हुए थे। एक का नाम था आकाश और एक का अनिल। वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और शहर से कुछ जरूरी काम करके वापस घर की ओर जा रहे थे। कोहरा पूरी रोड पर फैला हुआ था, जिसके कारण रोड पर आगे की ओर देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जगह जगह पर बाइक की स्पीड को स्लो करना पड़ रहा था। आकाश बाइक को चला रहा था और अनिल पीछे बैठा हुआ था। दोनों आपस में बातें करते हुए बस रास्ते को काट ही रहे थे। तभी अचानक से ही उस रोड के साइड पर एक आदमी जो था वो अनिल को नजर आया और अनिल ने कहा, आकाश वो देख, वहां कोई खड़ा है। उसके बाद आकाश ने बाइक की स्पीड को और स्लो किया और साइड में देखा तो एक आदमी अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा था और रो रहा था। उसके बाद
आकाश और अनिल को लगा कि आखिर ये आदमी इतनी रात को यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो वो जो आदमी था वो भागता हुआ बाइक के सामने आ गया, जिसके कारण दोनों की बाइक का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और बाइक सीधा जमीन पर गिर गई। और उसके बाद आकाश और अनिल दोनों उठकर खड़े हुए और आकाश ने उस आदमी के कॉलर को पकड़ लिया और मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से ही वो आदमी और तेज तेज रोने लगा। उसके बाद आकाश ने कहा, तेरी आंखें हैं या बटन? अगर मरना है तो कहीं और मरना, हमारी बाइक मिली है तुझे मरने के लिए। उसके बाद उस आदमी ने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस बाइक को रोकना चाहता था, मेरी थोड़ी मदद कर दो। उसके बाद अनिल ने कहा, छोड़ दे भाई, वैसे भी हमसे बहुत बड़ा लग रहा है ये उम्र में, हमें ऐसे बड़े उम्र के लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, छोड़ दे इसे। उसके बाद वो जो आकाश था उसने उस आदमी की कॉलर को छोड़ दिया और बोलने लगा, तेरी वजह से हमारी बाइक गिर गई, अगर मेरी बाइक को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा पैसा वसूलूंगा, देख लियो। उसके बाद क्या था, वापस आकाश ने बाइक को उठाया तो बाइक पर थोड़ी बहुत खरोंचें जो थी वो लग गई थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। उसके बाद आकाश ने कहा, देख देख देख, मेरी बाइक पर खरोंच आ गई, पैसा देगा तू इसका पैसा देगा, समझा तू? और बस वहीं पर लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। वो आदमी बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, सॉरी, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे 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 अपनी बाइक पर बैठा लो और जरा आगे तक छोड़ दो, मेरे घर पहुंचना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ फंस गया हूं। उसके बाद क्या था, आकाश ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात तू हमें सिर्फ हाथ देखता तब भी हम बाइक रोक ही देते, समझा तू? लेकिन ऐसे बाइक के बीचों बीच आने की क्या जरूरत थी, देख तेरी वजह से कितना नुकसान हो गया। उसके बाद अनिल ने कहा, चल भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्क्रैच लगा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन ये हमसे उम्र में बहुत बड़ा है, इसलिए छोड़ भाई, चलना चलते हैं। उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, बेटा बेटा नुकसान हो गया है, एक काम करता हूं, आप मुझे आगे तक छोड़ो, यहां से ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर, यहां से बस मुश्किल से। आपका गांव कहां पर है? उसके बाद आकाश ने बताया, हमारा गांव बेलवा पड़ेगा। तुम्हारा? उसके बाद उस आदमी ने कहा, अच्छा आपका गांव बेलवा है, अरे तब तो बहुत अच्छा हुआ, आपके बगल में ही हमारा गांव है। आप एक काम करिए, आप मुझे मेरे गांव तक छोड़िए और वहां पर मैं आपको अपने घर से पैसे दे दूंगा, इस बाइक का जो भी नुकसान हुआ है। वहां पर हमारी बहुत जमीनें हैं, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। उसके बाद क्या था, अनिल और आकाश एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए और अनिल ने कहा, चल भाई बैठा लेते हैं, गांव के बगल का ही बंदा है, अब इतनी इंसानियत तो हमें दिखानी ही पड़ेगी, और अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो तेरी बाइक का जो नुकसान है उसकी भरपाई भी नहीं होगी, इससे अच्छा इसको बैठा लेते हैं। उसके बाद क्या था, आकाश ने कहा, सही कह रहा है, अगर बगल के ही गांव में जाना है तो कोई बात नहीं, वहां तो मेरी जान पहचान के काफी लोग हैं, कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, तो आओ बैठो जरा बाइक पर। उसके बाद क्या था, आकाश फिर से बाइक को उठाकर बाइक को स्टार्ट करने लगा और पीछे अनिल बैठ गया, और उसके बाद वो जो अनजान आदमी था वो सबसे लास्ट में बैठा। उसके बाद बाइक जो थी वो स्टार्ट हुई और बाइक फिर से आगे की ओर चलने लगी। बाइक काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और आकाश और अनिल दोनों बस से आपस में बात कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि कब आखिर घर आएगा। दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे और जो कुछ भी अभी बीच रास्ते में हुआ था उसकी वजह से उनका दिमाग भी जो था वो काफी खराब सा हो गया था। उसके बाद क्या था, वो जो लास्ट में आदमी खड़ा था उस आदमी ने कहा, अच्छा ये जंगल कब तक खत्म होगा? फिर उसके बाद आकाश ने कहा, बस लगेगा अभी 5-7 मिनट और लगेगा। और अनिल ने कहा, हाँ बाइक जितनी स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड से 5-7 मिनट में ये जंगल खत्म हो जाएगा। वो क्या है ना, अभी कोहरे की वजह से हम बाइक को ज्यादा तेज चला नहीं रहे हैं, वरना आकाश बहुत तेज बाइक चलाता है। उसके बाद आकाश हंसने लग गया और तभी वो जो पीछे बैठा हुआ आदमी था उसने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर ये जंगल
5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम यहीं कर लेना चाहिए। उसके बाद आकाश ने पूछा, कौन सा काम? कौन से काम की बात कर रहे हो? और तभी उस आदमी ने अपने पीछे एक हथौड़ा छुपाया हुआ था और वही हथौड़ा उसने अनिल के सर पर धड़ाम से मारा और अनिल का जो सर था वो किसी खरबूजे की तरह फट गया और बाइक जो थी वो सीधा घिसड़ती हुई जमीन पर गिरी। उसके बाद अनिल की वहीं पर मौत हो गई। आकाश अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वो जो आदमी था वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और उसने उसी खून से सने हुए हथौड़े से आकाश के सर पे एक के बाद एक वार किए और आकाश का सर बुरी तरह से फोड़ दिया और आकाश और अनिल दोनों का जो भेजा था वो वहीं रोड पर गिर गया। आकाश और अनिल को मारने के बाद वो जो आदमी था वो अपने हाथ में हथौड़ा लिए एक अजीब सा डांस करने लगा और पागलों की तरह हंसने लगा, जिससे साफ जाहिर हो गया कि वो आदमी मानसिक रूप से पागल है और एक साइको किलर है। और उसने ये सब जो भी नाटक था वो सब आकाश और अनिल को अपना शिकार बनाने के लिए किया था। उसके बाद उस पागल साइको किलर ने आकाश और अनिल दोनों को भेजे जो अभी जमीन पर पड़े हुए थे, उन्हें उठाकर खाना शुरू कर दिया और खा ही रहा था वो, तभी अचानक से उसने पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी और जैसे ही उसने पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी तो वो दोनों भेजों को लेकर जंगल के अंदर भाग गया और तब तक जंगल के अंदर घुसता रहा जब तक उसे उस पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनना बंद नहीं हो गई। जब उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तब उसने एक जगह रुककर चैन की सांस ली और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा। उसने दोनों के भेजों को आराम आराम से खाकर खत्म कर दिया और वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक तालाब उसे मिला जहां पर जाकर उसने अपना मुंह धोया और अपने मुंह को साफ किया क्योंकि उसके मुंह पर खून लग गया था और उसके हाथों पर भी खून लग गया था। उसने अपने हाथों को भी साफ किया और जो हथौड़ा लेकर वो घूमता था उस हथौड़े को भी अच्छे से साफ किया। जब उसके शरीर पर कोई भी खून का बूंद नहीं रहा तब उसने फिर से एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेवियर करना शुरू कर दिया और वो निकल गया अपने अगले शिकार के लिए। काफी देर वो वहीं भटकता रहा और उसे पुलिस वालों की आवाज सुनाई देने लगी और उसे समझ आ गया कि पुलिस वालों को अमन और अनिल की लाश मिल चुकी है। इसलिए वो जो साइको किलर था वो पागल सा आदमी वो जंगल के और अंदर भाग गया और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर अंदर आने के बाद वो फिर से रुका। उसे पक्का पता था कि अगर वो पुलिस वालों के हत्थे आ गया तो वो पक्का एनकाउंटर में मारा जाएगा और पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर मिले थे उस पागल साइको किलर का एनकाउंटर करने का। भागते भागते उस साइको किलर की जो सांसें थी वो खड़क रही थी और वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा और वो सांसें ले ही रहा था तभी उसकी नाक में एक बहुत ही सुंदर सी और अच्छी सी जो फ्रेगनेंस थी वो चली गई और वो एकदम हिप्नोटाइज सा हो गया। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई और वो एकदम अच्छा फ्रेश फील करने लगा जैसे उसने कभी दौड़ लगा ही नहीं थी। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और वो आसपास देखने लगा कि आखिर ये इतनी अच्छी खुशबू आ कहां से रही है। उसके बाद वो उस खुशबू का पीछा करने लगा क्योंकि उस खुशबू के दिमाग में चढ़ते ही वो अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। उसे लग रहा था कि उस जंगल में कोई ऐसा खुशबूदार फूल है जो बहुत ही ज्यादा
रेयर है और उसी में से ये खुशबू आ रही है। और इसलिए उस फूल को ढूंढने के लिए वो जंगल के अंदर इधर से उधर भटकता रहा। कई बार उसे डरावने उल्लुओं की आवाज सुनाई दी और कभी कौओं की कांव कांव की, लेकिन उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कई बार उसका सामना जंगली सुअरों से भी पड़ा, लेकिन उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। वो बस आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसने एक हल्के हल्के ध्वनि में किसी के गाने गाने की आवाज सुनी और वो कोई लड़की की आवाज थी। और वो आवाज भी ऐसी थी जैसे किसी ने कानों में शहद घोल दिए हों। आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। पहले तो वो जो खुशबू थी उसने दिमाग खराब कर रखा था, और अब वो शहद जैसी प्यारी आवाज, अब उस साइको किलर के दिल में वो जो आवाज थी वो उतर गई थी। और उस आवाज और उस खुशबू का पीछा करते हुए वो और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा तालाब नजर आया, और उस तालाब में जो उसने देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस साइको किलर को लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी लड़की उस तालाब के बीचों बीच नहा रही है। और उस लड़की को देखने के बाद वो जो साइको किलर था वो उसके प्यार में पड़ गया और पागल सा हो गया। लेकिन वो अचानक से ऐसे उस लड़की के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुप छुप कर उस लड़की को नहाते हुए देखता रहा। उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और उसके बाद जब वो लड़की नहाकर उस तालाब से बाहर निकली, तब तो उस साइको किलर का जो दिल था वो मानो सीने से बाहर निकल गया। उसकी जो खूबसूरती थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसे जितनी देर देखो वो लड़की उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। ऊपर से उसके गाना गाने की आवाज और उसकी जो बदन की जो खुशबू थी वो उस साइको किलर को और भी ज्यादा साइको बना रही थी। और जैसे ही वो लड़की वहां से जाने लगी और उस साइको किलर ने देखा कि वो लड़की वहां से जा रही है, तो उसने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया कि आखिर ये लड़की कहाँ रहती है और क्या करती है। अब उस साइको किलर का मकसद था उस खूबसूरत सी लड़की पर अपना हक जताना, और वो यही काम करने के लिए आगे आगे उस लड़की के पीछे जा रहा था। उस लड़की का पीछा करते करते वो साइको किलर एक झोपड़ी के पास पहुंचा और दूर से ही उस झोपड़ी को देखने लगा। वो लड़की झोपड़ी के अंदर चली गई और वो जो साइको किलर था वो काफी ज्यादा खुश हुआ कि आखिर वो लड़की उस झोपड़ी में रहती है। मतलब अब उस साइको किलर का जो रास्ता था वो एकदम साफ था और उसे अब किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो लड़की झोपड़ी के अंदर गई तो वो साइको किलर झोपड़ी के पास आता गया, और पास आते आते वो उस झोपड़ी के पास में एक खिड़की के बगल में खड़ा हो गया और वो अंदर देखने की कोशिश करने लगा। जब उसने अंदर झांकने की कोशिश करी तो उसे पहले तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने और ज्यादा कोशिश करी तो उसे अंदर नजर आने लगा। उसने उस झोपड़ी के अंदर खिड़की की मदद से देखा कि वो लड़की अपने कपड़े बदल रही थी, और ये देखकर उसका जो मानसिक संतुलन था जो पहले से ही खराब था वो और ज्यादा खराब हो गया। उसके अंदर जवानी जो थी वो फूटने लगी। पहले तो उसे सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेने में मजा आता था, लेकिन अब उसे एक नई चीज मिल गई थी खेलने के लिए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद
उस साइको किलर का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया। अंदर से आवाज आई, कब तक बाहर से दिखते रहोगे, अंदर आ जाओ। और ये आवाज सुनते ही उस साइको किलर का दिमाग हिल गया कि आखिर इसे पता है कि मैं बाहर से देख रहा हूं। और तभी फिर से आवाज आई, अरे अंदर आ जाओ, मैं जानती हूं तुम मुझे देख रहे हो, चुपचाप अंदर आ जाओ अगर कुछ करना चाहते हो तो। उसके बाद क्या था, वो साइको किलर तुरंत उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। उस लड़की ने अपने बदन को एक कपड़े से ढका हुआ था और वो बार बार उस साइको किलर को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस साइको किलर ने कहा, वो तो मैं यहां से गुजर रहा था और यहां मैंने झोपड़ी देखी और मुझे लगा कि शायद यहां कोई रहता नहीं होगा और इसलिए बस मैं कुछ देख नहीं रहा था। और तभी उस लड़की ने कहा, मुझे सब पता है, तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक आए हो और जब मैं वहां उस तालाब में नहा रही थी तो तुम मुझे छुप छुप के देख रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, समझे तुम? और तुम क्या करना चाहते हो मुझे वो भी पता है। अच्छा, तुम मुझे अपना नाम बताओगे? उसके बाद वो जो साइको किलर था वो पहली बार अपनी जिंदगी में डरा था। पहले उसे कभी डर महसूस नहीं हुआ था, ना ही उसका कभी शरीर कांपा था। वैसे तो उसने पहले काफी मर्डर किए थे, काफी खून खराबा किया था, लेकिन पहली बार उसे काफी अजीब और डर टाइप का लग रहा था। उस साइको किलर ने कहा, मेरा नाम तो शिवम है। और वो जो लड़की थी उसने कहा, शिवम, अच्छा नाम है, चलो यहां बैठ जाओ। उसके बाद वो जो साइको किलर था वो वहीं झोपड़ी में मौजूद एक छोटी सी चारपाई पर बैठ गया और वो लड़की अपने कपड़े उस शिवम यानी कि साइको किलर के सामने ही पहनने लगी। ये देखकर वो साइको किलर अपने आप से कंट्रोल जो था वो खोता जा रहा था। बस उसका मन कर रहा था कि वो किसी भी वक्त उस लड़की को दबोच ले और उसका मन कभी भी बेकाबू हो सकता था। वो लड़की वहीं पास में एक चूल्हा था कोने में, उस चूल्हे के पास गई और एक बर्तन जो था वो चढ़ाया उसने और आग जलाई। उस बर्तन में उसने थोड़ा पानी डाला और काली चाय बनाने का सामान डाला और काली चाय को पकाने लगी। उसके बाद उस लड़की ने कहा, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे लगता है कि हमें चाय पी लेनी चाहिए, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। उसके बाद उस खूबसूरत सी लड़की ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से काली चाय बनाई और उस साइको किलर को दी। वो साइको किलर हैरान था कि आखिर एक अनजान आदमी एक लड़की के घर में घुस गया है और उस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है और वो क्या कर सकता है। उस लड़की को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात एक साइको किलर तक को एकदम शॉक करके रखी हुई थी। लेकिन उस आदमी ने यानी कि उस साइको किलर ने जैसे ही उस काली चाय को पिया तो उसका जो मूड था वो एकदम फ्रेश हो गया और काफी मजे से उसने उस काली चाय को पिया। उसके बाद उस लड़की ने कहा, चाय कैसी थी? उस साइको किलर ने कहा, बहुत अच्छी, लेकिन तुमसे कम अच्छी। और वो जो लड़की थी वो हंसने लगी। उसके बाद वो जो लड़की थी वो हंसने लगी और उस साइको किलर के पास आने लगी। पहली बार उस साइको किलर की कोई लड़की पास आई थी और जैसे ही उस साइको किलर के शरीर को उस लड़की के हाथों ने छुआ तो वो जो साइको किलर था वो मानो स्वर्ग में पहुंच गया हो। उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ जैसे ही उस साइको किलर के शरीर पर लगे तो वो जो साइको किलर था वो मानो मदहोश सा हो गया और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पूरी रात उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए और वो जो
साइको किलर था वो फिजिकल रिलेशन बना बना कर इतना ज्यादा थक गया था कि वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो आसपास उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वहां उस लड़की का नामो निशान नहीं था। वो झोपड़ी से बाहर आया तो दूर दूर सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहा था और वहां पर उस साइको किलर के कपड़े तक नहीं थे। अब बिना कपड़ों के वो झोपड़ी को छोड़कर कैसे बाहर जाता, इसलिए वो झोपड़ी में ही बैठा रहा। अब उस साइको किलर को चिंता होने लगी कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और बेचैन होने लगा। पहली बार उसे इतना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद पूरा दिन उस साइको किलर ने उस झोपड़ी में ही बिताया, इस उम्मीद में कि वो लड़की वापस आएगी और फिर से वही सब होगा जो पिछली रात हुआ। उस साइको किलर का जो मन था वो अभी तक भरा नहीं था। उसके बाद जब बहुत रात हो गई तब उस झोपड़ी का दरवाजा बाहर से किसी ने खटखटाया और उसके बाद वो जो साइको किलर था वो दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को खोला तो बाहर वही खूबसूरत सी लड़की एक बहुत ही सुंदर से कपड़े में खड़ी थी और उस कपड़े में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे ही वो अंदर आई तो जैसे ही वो लड़की वो झोपड़ी के अंदर आई तो उस साइको किलर ने जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उस लड़की की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और वो फिर से वही सब करने लगा जो पिछली रात हुआ था। उस लड़की ने कहा, तुमसे तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं होता, दरवाजा तो बंद कर दो। उसके बाद उस साइको किलर ने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर से दोनों के बीच रिलेशन बनना शुरू हो गए। इस रात फिर से पूरी रात उन दोनों ने रिलेशन बनाए और वो जो लड़का था उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो हर रात उस लड़की से रिलेशन बनाता था और तकरीबन 6 से 7 बार रिलेशन बनाने के बाद उसे बहुत गहरी नींद आती थी और वो उसी झोपड़ी में सो जाता था। और जब सुबह उसे होश आया था और वो जागता तो वो लड़की उसे वहां ना मिलती। अब तीसरे दिन जब वो लड़की वापस वहां नहीं मिली तब उसके मन में सवाल आने लगे कि आखिर वो लड़की दिन के वक्त गायब कहाँ हो जाती है और अब उसे यही सवाल का जवाब चाहिए था। पिछली रात तो वो कुछ पूछने के मूड में ही नहीं था, अब वो पूछना चाहता था। अब इंतजार था तो उसे सिर्फ और सिर्फ रात का। पिछली बार की तरह फिर से रात हुई और वो जो साइको किलर था वो उसी झोपड़ी में रहा। उसके बाद रात होते ही वो उस लड़की का फिर से इंतजार करने लगा। अब जैसे ही रात के 9 बजे तो फिर से किसी ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी और जब उसने दरवाजे को खोला तो फिर से वही लड़की थी और एक बार एक नए कपड़ों में। जैसे ही वो अंदर आई तो वो उस साइको किलर को ही देख रही थी और साइको किलर की आंखों में देख रही थी। उस साइको किलर ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? फिर उस लड़की ने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर उस साइको किलर ने कहा, हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है। फिर उस लड़की ने पूछा, तो आज तुमने मुझे पकड़ा नहीं? मुझे तो लगा था कि पिछली बार की तरह आज भी मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दोगे तुम। उसके बाद वो जो लड़का था साइको किलर, उसने कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। फिर उस लड़की ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? कहीं तुम ये तो नहीं पूछने वाले कि मैं दिन में कहाँ चली जाती हूँ और रात को ही वापस क्यों आती हूँ? उसके बाद वो जो साइको किलर था उसने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, हाँ मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए और सच सच बताना। उसके बाद उस
लड़की ने कहा, बस मुझे कुछ काम होता है तो मैं दिन के समय चली जाती हूं। उसके बाद उस साइको किलर ने पूछा, कैसा काम, कौन सा काम? मुझे जानना है, मुझे तुम्हारे बारे में हर बात जाननी है, हर बात। मुझे बताओ, तुम कहाँ जाती हो और क्यों जाती हो? क्या जरूरत है वहां जाने की? मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहता हूं। उसके बाद वो जो लड़की थी वो हंसने लगी और उसने कहा, मैंने तुम्हें अपना शरीर दिया है, दिल नहीं, जो मैं तुम्हें हर चीज का हिसाब दूंगी। समझे तुम? तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और जानने की या फिर करने की जरूरत नहीं है। समझे? बस तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी करूंगी। ये बात सुन के उस साइको किलर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं तुम्हें अब पसंद करने लगा हूं। समझी तुम? और तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। अब मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगी। एक बात दिमाग में डाल लो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुम्हारा पास्ट क्या था, लेकिन आज के बाद तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ मेरे साथ होगा। समझी तुम? उसके बाद वो लड़की जो थी वो हंसने लगी और वो उस साइको किलर के फिर से बहुत पास आ गई और दोनों फिर से रिलेशन बनाने लगे। अब रिलेशन बनाते बनाते फिर से रात जो थी वो बीतने लगी और हमेशा की तरह कई बार रात में रिलेशन बनाने के बाद वो जो साइको किलर था वो फिर से गहरी नींद में सो गया और जब उसकी आंखें खुली तो हमेशा की तरह वो लड़की वहां से गायब थी। अब वो जो साइको किलर था उसका गुस्सा 7वें आसमान में चला गया कि फिर से उस लड़की ने वही हरकत करी जिस हरकत के लिए उस साइको किलर ने मना किया था। अब उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। अब उसके बाद फिर पूरे दिन गुस्से में जलने के बाद उस लड़की का इंतजार करते करते उसने समय बिताया और जैसे ही रात हुई और वो लड़की वापस उस झोपड़ी में पहुंची, उसके बाद जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो साइको किलर गुस्से में उठकर गया और उसने दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलकर उस लड़की को अंदर खींचकर वो लेकर आया और बोलने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी मत करना, लेकिन तुम वापस गई कैसे दिन में? उसके बाद वो जो लड़की थी उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें अपना शरीर दिया है, दिल नहीं, जो मुझे तुम्हें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। समझे तुम? फिर उसके बाद उस साइको किलर ने कहा, तो क्या लोगी तुम मुझे अपना दिल देने का? बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारा दिल हासिल करने के लिए? हाँ, बताओ मुझे। उसके बाद क्या था, उस लड़की ने अपनी जेब से एक सिंदूर की टिप्पी निकाली और उसके बाद उस साइको किलर के सामने रख दी और बोलने लगी, शादी करनी पड़ेगी, करोगे? उसके बाद क्या था, उस साइको किलर ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस डिब्बी को खोला और सिंदूर निकालकर उस लड़की की मांग में पूरा का पूरा भर दिया और उसके बाद उस साइको किलर ने कहा, लो, हो गई अब शादी, अब बताओ क्या कहना है? फिर उसके बाद वो लड़की उस साइको किलर का हाथ पकड़कर उसे उस झोपड़ी के बाहर ले गई। उसके बाद कुछ लकड़ियां जलाकर उस लड़की ने उस साइको किलर का हाथ पकड़कर कहा, अब 7 फेरे लो, तब शादी पूरी मानी जाएगी। और बिना कुछ सोचे समझे उस साइको किलर ने यह भी कर दिया। उस साइको किलर ने उस लड़की के साथ 7 फेरे ले लिए और उसे गले से लगा लिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। अब वो जो लड़की थी उसने कहा, अब जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी,
तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वो साइको किलर और वो लड़की फिर से झोपड़ी में चले गए और हमेशा की तरह फिजिकल होने लगे। और इस रात उन दोनों के बीच जो फिजिकल रिलेशन बने वो कुछ अलग ही लेवल के थे। बहुत अलग तरह की एनर्जी जो थी वो उन दोनों में से निकल रही, और उस एनर्जी से वो जो साइको किलर था उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो एनर्जी उस साइको किलर का शरीर झेल नहीं पा रहा था और उसे फिजिकल होते होते काफी ज्यादा दर्द होने लगा। उसके शरीर में अलग अलग सा कुछ रिएक्शन होने लगा, उसका शरीर सूखने लगा और वो जो लड़की थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फिजिकल रिलेशन बनाई जा रही थी। शुरुआत में तो उस साइको किलर ने दर्द को सहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दर्द उसकी सहन शक्ति को पार कर गया तब बार बार वो जो साइको किलर था वो बोलता गया कि उसे दर्द हो रहा है और जल्दी से रुक जाओ, लेकिन वो जो लड़की थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बिना रुके रिलेशन बनाना जो था वो जारी रखा और वो जो साइको किलर था वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो उस लड़की को खुद से दूर करने लगा, लेकिन वो जो लड़की थी वो साइको किलर से दूर हुई नहीं। और वो जो एनर्जी थी, वो जो रिएक्शन था उस साइको किलर के शरीर में वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लास्ट में एक बहुत ही तेज चीख के साथ वो जो साइको किलर था वो बेहोश हो गया। सुबह सुबह उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो अभी भी झोपड़ी में ही है और वो जो लड़की है वो बाहर खड़ी है। जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ और उसने उस लड़की को बाहर देखा तो बोलने लगा, तुम आज बाहर नहीं गई? उसके बाद वो जो लड़की थी उसने पीछे मुड़कर देखा और बोलने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। अब तुम और मैं हमेशा हमेशा यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद उस साइको किलर ने कहा, कहीं नहीं जाएंगे मतलब अब हमें पूरी जिंदगी यहीं थोड़ी बितानी है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों की मदद से हम कहीं दूर जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, समझी तुम? उसके बाद वो जो लड़की थी उस लड़की ने कहा, ये सब जिंदा लोगों के काम है, मुर्दा लोगों के काम नहीं। और ये सुनते ही उस साइको किलर के पैरों से जमीन निकल गई और उसने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? फिर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा। तो उस साइको किलर ने देखा तो उस झोपड़ी के चारपाई पर उसकी खुद की लाश पड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते उस साइको किलर की मौत हो चुकी है और अब वो एक आत्मा बन चुका है। उस लड़की ने बताया कि वो एक यक्षिणी है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने बस उस साइको किलर का इस्तेमाल किया। और जब ये बात उस साइको किलर को पता चली तो वो पागल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस यक्षिणी का उससे काम निकल चुका था और उस यक्षिणी ने उस साइको किलर की बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया था। और अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद वो वहां से चली गई। और कहते हैं कि आज भी उस साइको किलर की आत्मा जो है वो उसी जंगल में भटकती है और उस यक्षिणी को ढूंढती है बदला लेने के लिए। और जो कोई भी उसे मिलता है, इंसान हो या कोई जानवर, वो उसे छोड़ता नहीं और मार देता है।